जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी परीक्षा में यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल केबी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एक तो हमारे कांग्रेस के सभी अधिवेशन का है और दूसरा हमारे गांधी जी के ऊपर है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो ये आपको याद रखना है, 1765 में ये बंगाल के गवर्नर बने थे। दूसरा प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, वारन हेस्टिंग्स। कौन? वारन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। अब दोनों प्रश्न में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे वारन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और उसके बाद में 1773 से लेकर के 1785 के लिए वारन हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा भारत के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो टेस्ट है वह आपके बैंक एग्जाम के लिए है और नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने से पहले आपको यूज करना है कोड KV10। और यहाँ पर ये जो टेस्ट है वह 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन में 10 बजे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1 आ जाती है तो 1 सालों का बैंक का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक 2 अगर आपकी आती है तो 6 महीने का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। रैंक अगर आपकी 3 आती है तो 3 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। और अगर आपकी रैंक ऊपर से टॉप 3 में नहीं आ पाती है और 4 से लेकर के 200 के बीच में आती है तो भी अनअकैडमी के द्वारा आपको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। टेस्ट के अगर हम लोग फीचर की बात करें तो सबसे बढ़िया इसका फीचर है कि सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं वे बैंक के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। टेस्ट देने के बाद में आपको तुरंत यहाँ पर आपकी लाइव रैंकिंग दिखेगी, यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी रही है वह आपको यहाँ पर तुरंत दिखाई देगी। यहाँ पर आप बैंक के जो एस्पायरेंट हैं उनके साथ में कंपीट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि टेस्ट देने के बाद में आप प्रत्येक प्रश्न के वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करने के बाद में आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप बैंक के एग्जाम का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और परचेज करने से पहले आपको यूज करना है कोड KV10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्स भी आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। कम से कम आप 1 महीने का कोर्स लेकर के कोर्स की क्वालिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर 600 है, लेकिन अगर आप कोड यूज कर लेंगे KV10 तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो लिंक आपको दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी एक आसान सा प्रश्न था। विलियम बेंटिक साहब ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। दरअसल चार्टर एक्ट आता है 1833 में। कब आता है? 1833 में आता है। और उसके बाद में उस समय जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनको यहाँ पर भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1828 से 1835 तक ये पहले गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय की बात करें तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। कब बने थे? तो ये बने थे 1858 में। सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम होता है कब? 1857 में। और उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है और उसके बाद में जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद था उसको सीधे बदल दिया जाता है वायसराय में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 1862 तक ये वायसराय रहे थे। अगला प्रश्न कि भारत के अंतिम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन।
कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल थे। कब ये बने थे? तो 1947 से 48 तक ये वायसराय रहे थे। और आखिरी प्रश्न यहाँ पर गवर्नर जनरल से जो इनके टर्म से पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी साहब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये हमारे आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। तो याद रखिएगा 1948 से 1950 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे और 1950 में ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय का पद था इसको अपने देश से समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। तो 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की आधारशिला आप कह सकते हैं अपने देश भारत में रखी थी और इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इल्बर्ट बिल जब हमारे यहाँ पर आया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो इल्बर्ट बिल के समय की बात करें तो इस समय भी लॉर्ड रिपन ही वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो 1883 में आता है इल्बर्ट बिल। अब ये बिल क्या था? तो इस बिल में ये प्रावधान दिया गया था कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति होता है यानी कि कोई ब्रिटिश है और उसके खिलाफ अगर मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे की सुनवाई हमारे भारत के न्यायाधीशों के द्वारा की जा सकती है। तो ये प्रावधान यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय हमारे देश के वायसराय कौन थे? तो ये प्रश्न भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन यहाँ पर वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो डिटेल में इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हमारे यहाँ पर हुआ था 1919 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय थे। और याद रखिएगा जनरल डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स थी उसे किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था। अब ये सिद्धांत था क्या? तो उस समय हमारे यहाँ पर एक तो ब्रिटिश भारत था यानी कि जिसके ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था और कुछ हमारे ऐसे राज्य थे जहाँ पर होते थे राजा। तो मान लीजिए अगर कोई राज्य है और यहाँ पर उसका कोई वारिस नहीं है यानी कि कोई मेल वारिस यहाँ पर नहीं है तो उस रीजन को अंग्रेजों के द्वारा अपने में शामिल कर लिया जाता था। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने सतारा को शामिल किया था 1848 में। 1849 में इन्होंने जयपुर को मिला लिया। 1852 में इन्होंने उदयपुर को मिला लिया। 1853 में झांसी को मिलाया। 1854 में नागपुर और 1856 में इन्होंने अवध को यहाँ पर मिलाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो यानी कि किस वायसराय के द्वारा विभाजन किया गया था? तो इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पर विभाजन किया गया था 1905 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे यहाँ पर सती प्रथा की समाप्ति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे वायसराय थे। कब समाप्त हुआ था? तो 1929 में ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये जब लागू हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। और 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमारे यहाँ पर लागू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रणजीत सिंह के साथ 25 अप्रैल 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? तो ये अभी कल का ही प्रश्न है और उस समय वायसराय थे यहाँ पर लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम यहाँ पर वायसराय थे। और ये समझौता था क्या? तो समझौते के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो हमारी सतलुज नदी बहती है, सतलुज नदी के जो आपके उत्तर पूर्व का रीजन है ये मिलेगा अंग्रेजों को और जो इसके पश्चिम का रीजन है वह मिलेगा महाराजा रणजीत सिंह को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंबई में जो रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था थी इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा। कब? 1820 में।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मद्रास के जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो, इनके द्वारा 1820 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये व्यवस्था था क्या? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी हमारे किसान होते थे उनको भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था। तो रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो उनको जमीन का मालिकाना हक दिया जाता था। इसके अलावा जमीन के कब्जे का अधिकार भी उनको मिलता था रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत। फिर पूछा गया कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसे अगर हम लोग कहें, यानी कि जो हमारी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसे हम लोग जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी के नाम से भी जानते हैं। और ये व्यवस्था थी क्या? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर कृषि करने वाली भूमि होती थी, इस भूमि को अंग्रेजों के द्वारा दे दिया जाता था जमींदारों को। जमींदार क्या करते थे? तो जमींदार जमीन को यहाँ पर लेते थे और यहाँ पर एक राशि फिक्स होती थी कि इतनी राशि उन्हें अंग्रेजों को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में जमींदार ये जमीन जो थी वह देते थे किसानों को, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर खेती किसानी उनसे करवाई जाती थी। तो ये व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त, और इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और उस समय जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा जो हमारा उत्तर प्रदेश का रीजन था या फिर उत्तरी कर्नाटक का रीजन था, वहाँ पर इसको लागू किया गया था। तो ये हमने प्रश्नों को डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा ये जो सारे प्रश्न हैं, 1 से 2 बार, कई प्रश्न आपके 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से जो भी हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करेंगे वारन हेस्टिंग की। तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कार्यकाल इनका रहा था 1773 से 1785 तक। और इनके समय में एक तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, दूसरा आपका पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर आता है 1784 में। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो 1786 से 1793 तक ये होते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध इन्हीं के दौरान होता है 1790 से 92 में, और उसके बाद में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए युद्ध हमारे कई सारे हुए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और उसी के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और मैंने आपको बताया कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह इन्हीं के समय में शुरू हुई थी, यानी कि 1793 में। लॉर्ड बिजली का नाम वैसे आपको याद नहीं रखना है, 1798 से 1805 तक थे। और जो सहायक गठबंधन प्रणाली थी वह 1798 में इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी। फिर बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम की। तो 1807 से 1813 तक ये हमारे गवर्नर जनरल रहे थे और महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि इन्होंने की थी 1809 में, जो कि कल अभी पूछा गया था। फिर बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग की। तो 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा था। एंग्लो नेपाल युद्ध जो आपका हुआ था 1814 से 16 के बीच में, उस समय ये थे हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल। सगौली की संधि फिर उसी दौरान इन्होंने की 1816 में, जब नेपाल के साथ में युद्ध समाप्त हुआ था। और अभी आपको याद होगा कि जब नेपाल के साथ में हमारा जो सीमा विवाद हुआ था उस समय सगौली की संधि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। तो हो सकता है इससे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये हुई थी 1816 में, अंग्रेजों और नेपाल की उस समय जो डायनेस्टी थी उनके बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में शुरू होता है। लॉर्ड एम्हेस्ट का नाम आपको वैसे नहीं ध्यान रखना है, ये 1823 से 1828 तक थे। और जो पहला बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में, उस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्हेस्ट। फिर बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो इनका नाम तो आपको याद ही रखना है, भारत के ये पहले गवर्नर जनरल थे। 1828 से 1835 तक रहे थे। सती प्रथा की समाप्ति इन्होंने की थी राजा राम मोहन राय जी के साथ में मिलकर के 4 दिसंबर 1829 को। तो उस समय इसका एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आता है 1833 में। और जो मैकाले की शिक्षा नीति होती है, यानी कि जो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी है 1835 में आई थी, वह भी इन्हीं के शासनकाल में आई थी। तो ये आपको याद रखना है, मैकाले की शिक्षा नीति से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो ये 1835 में आई थी और उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर थे लॉर्ड ऑकलैंड, तो इनका नाम आपको याद नहीं रखना है।
आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। तो 1844 से लेकर के 1848 तक ये हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल रहे थे। पहला अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध होता है 1845-46 में, उस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। लाहौर की संधि 1846 में होती है और कन्या भ्रूण हत्या समाप्ति के लिए यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो याद रखिएगा 1848 से 1856 तक ये रहे थे। व्यक्तिगत नीति जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, तो 1848 में इन्हीं के द्वारा लाया गया। उड्स डिस्पैच की बात करते हैं तो ये भी लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि उड्स डिस्पैच यहाँ पर होता क्या है। मुंबई और ठाणे के बीच में जो हमारे यहाँ की पहली रेल सेवा थी 1853 में, उसकी भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में ही होती है। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसकी भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया जाता है। फिर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको यह याद रखना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसी समय वायसराय का नया पद बनाया गया था। तो 1856 से 1862 तक ये पहले वायसराय रहे थे। इनके समय में भी कई सारे काम हुए, जैसे कि जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है 1856 में वो आया। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो हमारा पहला आज़ादी का युद्ध था वह भी 1857 में होता है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना 1857 में होती है। भारत सरकार एक्ट आता है 1858 में और दहेज निषेध अधिनियम 1861 में यहाँ पर लागू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आईपीसी जो है यानी कि इंडियन पिनल कोड, वह भी 1861 में ही लागू किया जाता है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1864 से 1869 तक रहे थे। भूटान का युद्ध होता है 1865 में इन्हीं के समय में। और मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में जो हाई कोर्ट स्थापित किए जाते हैं 1865 में, वे भी वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल में स्थापित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो में मैं थोड़ी सी स्पीड में चीज़ों को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सारे टॉपिक हैं कम से कम 1 से 2 बार आपने पढ़े होंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यह वीडियो खास तौर पर एनटीपीसी एग्जाम के लिए ही है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम 1 से 2 बार इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से रिवीजन वीडियो होता है, तो यहाँ पर मुझे कुछ समझाना नहीं है। फिर बात करते हैं लॉर्ड लिट्टन की। तो याद रखिएगा 1876 से 80 तक ये हमारे यहाँ के वायसराय रहे थे। इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिससे हमारे यहाँ पर जो पत्रकार थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है 1878 में। और इन्हीं के समय में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। फिर बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। तो 1880 से 84 तक ये रहे थे। पहला जो फैक्ट्री एक्ट है 1881 का, वह भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में इन्हीं के समय ही हुई थी। शिक्षा पर जो हंटर आयोग है 1882 में आया, वह भी इन्हीं के समय ही आया था। और इल्बर्ट बिल की अगर हम बात करते हैं 1883-84 में, वह भी इन्हीं के शासनकाल में ही आया था। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, उस रिस्ट्रिक्शन को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में खोल दिया गया। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। तो बस इनसे आपको यही याद रखना है कि 1884 से 88 तक ये थे। और जो हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। फिर बात करते हैं लॉर्ड लैंसडौनी की। तो इनका नाम वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो डूरंट कमीशन था वह 1893 में इन्हीं के समय में आता है। फिर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो 1888 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा था। हमारे यहाँ पर जो पुलिस कमीशन है यानी कि जो पुलिस आयोग है और विश्वविद्यालय आयोग है, उसकी स्थापना इन्हीं के समय में होती है 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इन्हीं के समय में आता है। और बंगाल का जो विभाजन है वह भी इन्हीं के द्वारा किया गया था 1905 में। फिर बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड की। तो 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके समय में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में 1907 में। और मॉर्ले मिंटो जो सुधार है यानी कि जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है वह 1909 में इन्हीं के समय में आता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो ये थे आपके द्वितीय यानी कि सेकंड। फिर बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की। तो 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहा था।
बंगाल का जो हमारा विलय हुआ था, यानी कि जो अभी तक बंगाल आपका विभाजित हो गया था, उसका विलय 1911 में ही हुआ था। दिल्ली में राजधानी शिफ्ट होती है 1911 में ही, और हिंदू महासभा का जो गठन है यानी कि 1915 में जो हुआ था, वह भी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में ही हुआ था। फिर बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। तो इनके समय में काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि लखनऊ समझौता हुआ था, जहां पर कांग्रेस के जो नरम और गरम दल थे ये आपस में मिल जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में भी समझौता होता है। गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन शुरू किया जाता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा होती है 1917 में ही। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 1919 में ही। और खिलाफत और असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही होती है। तो जो ये हमारे आंदोलन हैं, इनके ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो आपको आज रात में मिलेगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। फिर बात करते हैं लॉर्ड रेडिंग की। तो 1819 से 26 तक ये रहे थे। चौरा चौरी कांड जो 1922 में होता है वह इन्हीं के समय में होता है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है चित्तरंजन दास और हमारे मोतीलाल नेहरू के द्वारा, वह भी इन्हीं के समय में की जाती है। और काकोरी में जो ट्रेन की डकैती होती है 1925 में, वह भी इन्हीं के समय में होती है। फिर बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1926 से 1931 तक ये वायसराय रहे थे। साइमन कमीशन जो आता है, यानी कि जो आपके ये यहाँ पर देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट आया था इसी की समीक्षा के लिए, यानी कि ये किस प्रकार से लागू हुआ उसी के लिए आता है साइमन कमीशन 1927 में लॉर्ड इरविन के काल में। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर 1928 में इन्हीं के समय में आती है। कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन है 1929 में, वह भी यहीं पर होता है और इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि जब ये वायसराय थे उसी समय शुरू होता है। पहला गोलमेज जो सम्मेलन है 1930 का, वह भी इन्हीं के समय में होता है लंदन में। और इनके साथ में गांधी जी का समझौता होता है 1931 में। तो ये समझौता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी कल ही प्रश्न पूछा गया था कि जो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता है, यह किस गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। तो याद रखिएगा, जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे गांधी जी शामिल हुए थे, उसके ठीक पहले यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर बात करते हैं लॉर्ड ब्लिंगडॉन की। तो 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा था। सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं, 1932 में वह इन्हीं के शासनकाल में आता है। दूसरा और तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है 1932 में, वह भी इन्हीं के समय में होता है। पूना समझौता जो कि महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में होता है, यह 1932 में इन्हीं के समय होता है। और भारत सरकार एक्ट 1935 भी इसी समय आता है, यानी कि उस समय वायसराय थे लॉर्ड ब्लिंगडॉन। फिर बात करते हैं लॉर्ड लिन लिथगो की। तो 1936 से 44 तक ये वायसराय रहे थे। तो इसी समय बोस जी के द्वारा जो त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन था, उससे अलग होकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में ही। लाहौर प्रस्ताव आता है, जहां पर पाकिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र देश की मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये भी होता है 1940 में। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं जो कि 1942 में शुरू हुआ था, वह भी वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं लॉर्ड वावेल की। तो इनकी अगर हम बात करें तो 1944 से 47 तक इनका कार्यकाल रहा था। CR फार्मूला, यानी कि जो आपके सी राजा गोपालाचारी का फार्मूला आता है 1944 में, वह इन्हीं के समय में आता है। शिमला समझौता 1942 में इन्हीं के समय ही होता है। कैबिनेट मिशन जो हमारे यहाँ पर आता है संविधान के निर्माण के लिए, वह भी 1946 में इन्हीं के समय आता है। और भारत में ब्रिटिश शासन की जो समाप्ति है, इसकी घोषणा उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे उनके द्वारा 1947 में की जाती है। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो उनका नाम आपको नीचे बताना है। फिर बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन साहब की। तो ये आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे हमारे देश में। 1947 से 48 तक ये वायसराय रहे थे। जून 3 प्लान 1947 में इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और रेड क्लिफ जो आयोग है, यानी कि जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया जाता है 1947 में, वह भी इन्हीं के समय में आता है। फिर हमारे आखिरी थे सी राजा गोपालाचारी साहब। तो 1948 से 1950 तक ये इनका कार्यकाल रहा था और ये हमारे पहले भारतीय वायसराय थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पर कोशिश की कि 20 से 25 मिनट में आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूँ,
तो अगर आपके एनटीपीसी एग्जाम में गवर्नर जनरल वायसराय से प्रश्न पूछा जाता है तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है। और यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।